एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन हल्दिया में दोपहर 3 बजे होगा। इससे पहले कल ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची। ममता बनर्जी ने दुर्गा सप्तशती और चंडी पाठ कर नंदीग्राम में चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, वो भी हिंदू हैं और कोई उन्हें हिंदुत्व ना सिखाए। रैली के बाद ममता बनर्जी कई मंदिरों में गई, साथ ही वो एक मजार भी पहुंची और चादर चढ़ाई। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। देखिए, मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूं। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नए अंदाज में दिखी। प्रचार के दौरान वो एक चाय के स्टॉल पर रुकी, चाय बनाई, फिर वहां मौजूद लोगों को चाय पिलाकर उन्होंने खुद भी चाय पी और आगे बढ़ गई। ममता बनर्जी का यह अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं जहां वो उस चाय की दुकान पर रुकी, अपना हाथ चाय बनाने में आजमाया, उसके बाद कप्स में चाय निकाली, वहां जो लोग मौजूद थे उन्हें सर्व किया, खुद भी पिया और फिर आगे का सफर तय किया। और अब असम की बात करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के गठबंधनों ने अपने अपने मुख्यमंत्रियों के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। एक तरफ कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद नए चेहरे की तलाश में है, तो बीजेपी ने अपने मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम आगे नहीं करते हुए ये अटकलें तेज कर दी कि इस बार शायद बीजेपी में हेमंता बिस्वा शर्मा का पलड़ा ज्यादा भारी। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की यह रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अमित शाह के सियासी सफर पर किताब का लोकार्पण करते हुए, जिसका असमिया में हेमंता बिस्वा शर्मा ने अनुवाद किया है। शर्मा और सोनोवाल पार्टी में एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। मंच पर भले दोनों दोस्ताना दिखें, लेकिन माना जाता है कि शर्मा मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। इसी वजह से बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्री सोनोवाल का प्रचार इस पद के अगले उम्मीदवार के तौर पर नहीं कर रही है। जब सरकार नहीं रहता था तब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आगे रहता है, जब सरकार रहता है तब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करता है। इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसीजन लेगा और हम लोग का जो सिस्टम है, जो पार्टी ने जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन का आधार है एक मुख्यमंत्री होगा। दोनों नेता इस बात को बहुत तूल नहीं देना चाहते। इट इज अप टू द पार्टी। इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। व्हाई यू आर वरीड? आप हमारी पार्टी को व्यक्तियों के आधार पर न देखें। ये संसदीय दल का विशेषाधिकार है कि अपने उम्मीदवार का जब चाहे ऐलान करे। हमें दिल्ली से ऐलान का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के गठबंधन ने भी अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तरुण गोगोई के दिनों में वो पार्टी की सिर्फ अगुवाई ही नहीं करते थे असम के चुनाव में, मगर वो पार्टी के चेहरे थे। मगर उनके देहांत के बाद पार्टी ने अभी तक असम में कोई नया चेहरा आगे नहीं किया है। कांग्रेस में तो कभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करते। जब तरुण गोगोई थे तब हालात अलग थे। हमारे विधायक तय करेंगे। मुख्यमंत्री पद का ऐलान न करके बीजेपी उम्मीद कर रही है कि राज्य में उनके शीर्ष नेताओं की गुटबाजी फिलहाल थम जाएगी। लेकिन क्या सोनोवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाने से विपक्ष को एक हथियार नहीं मिल जाएगा? गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट।
को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। यूपी के अमरोहा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित के गर्भवती होने के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस का कहना है शिकायत मिलने के बाद तुरंत गिरफ्तारी की गई, वहीं मामले की जांच जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बहुत सारी खबरें हैं देश प्रदेश में, बने रहें हमारे साथ। लखनऊ में बीजेपी एमपी कौशल किशोर के फरार बेटे आयुष ने एक वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे मरवाने के लिए अपने भाई से उस पर गोली चलवाई थी। हाल ही में उस पर गोली चलने के बाद उसका साला पकड़ा गया था। उसने बताया था कि एमपी के बेटे ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद ही उससे गोली चलवाई थी। अपराध से थर्राए यूपी में जब 3 मार्च को लखनऊ में बीजेपी एमपी के ही बेटे को गोली मार दी गई तो पूरा पुलिस प्रशासन हिल गया। एमपी के बेटे आयुष को गोली छू के निकल गई थी। तब पकड़े गए उसके साले ने पुलिस को बयान दिया था कि आयुष ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए उससे खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। जो मेरे नालंद में बता रहा हूँ, बताओ। उसको फंसाने के ऊपर मुझे इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी उनको? हाँ? लेकिन फरार आयुष ने घटना के 6 दिन बाद एक वीडियो वायरल कर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी अंकिता ने उसकी हत्या कराने के लिए अपने भाई आदर्श से उस पर गोली चलवाई थी। नहीं, वरना मैं आ रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। गोली मेरे पीछे से मारी गई, मैं नशे में था, गोली मुझे पीछे से मारी गई। अरे यार, आप लोगों को नहीं पता पीछे मेरा जो गोली का एंट्री पॉइंट है वो पीछे है। मैं खुद को गोली क्यों मारूंगा यार? कौशल किशोर ने प्रेम विवाह से नाराज होकर बेटे आयुष से रिश्ते खत्म कर लिए थे। अब उनकी पत्नी और बीजेपी एमएलए जयदेवी भी अपनी बहू पे ही इल्जाम लगा रही हैं। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगे। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू? एमपी कौशल किशोर की बहू अंकिता का कहना है कि उसका पति आयुष हीन भावना के कारण उसके दोस्तों से जलता था, इसी वजह से उससे मारपीट भी करता था और नशे लेता था। उन्हें ही फंसाने के लिए उसने अपने ऊपर गोली चलवाई थी, लेकिन जब उसने उसकी मर्जी का बयान नहीं दिया तो उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। जी, विवाद हम दोनों का नहीं था, वो असल में उसका पर्सनल इशू था और जब उसके बयान मैंने उसके लिए नहीं दिया है तो क्योंकि उसको ये डर है कि वो जेल चला जाएगा, वो फंस जाएगा, इस वजह से वो मेरे खिलाफ बयान दे रहा है। बीजेपी एमपी कौशल किशोर की बहू ने थाने में शिकायत की है कि उनकी जान को उनके ससुराल वालों से खतरा है, इसके बाद उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई है। लेकिन यह पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि एमपी का बेटा सच बोल रहा है या उनकी बहू। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में सेक्स सीडी की वजह से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने मांग की है कि बीजेपी को नैतिकता के आधार पर उन 6 मंत्रियों का इस्तीफा लेना चाहिए जिन्होंने अपने बचाव के लिए अदालत से राहत ली है, वो भी उनके खिलाफ बगैर किसी मामले के सामने आने से पहले। सेक्स सीडी से नाम जुड़ते ही रमेश जारकीहोली ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज खुद को बेकसूर होने का दावा करते हुए वो भावुक हो गए। कानूनी लड़ाई के जरिए खुद को पाक साफ साबित करने की उन्होंने बात कही। मैंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया था। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ। उस दिन 6:30 बजे मैं चामुंडा दर्शन को गया, तब मुझे बहुत बुरा लगा।
वहीं दूसरी तरफ मामला येडियुरप्पा कैबिनेट के उन 6 मंत्रियों को लेकर गर्मा गया है जिन्होंने जारकीहोली की विवादास्पद सीडी सामने आने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और छवि खराब करने वाली रिपोर्ट छापने या दिखाने पर अदालत से एंटीसिपेटरी इंजंक्शन के जरिए रोक लगवा दी। इनमें से एक मंत्री नारायण गौड़ा ने इस पहल को सही ठहराया। एविडेंस बिगड़ एविडेंस होने का मतलब आप लोग दिखाओ, ना करके मना नहीं है, क्योंकि प्रजाप्रेम होता है और लोगों को देख के झुकना भी, क्योंकि हम लोग एक पॉलिटिशियन है तो कुछ भी नहीं कर सकता, लिमिट है तो, लेकिन कुछ भी नहीं है तो लेकिन उसको किचड़ में उछालना, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब ये तबलीग का वजह से, इसका वजह से हम लोग ने कोर्ट में गए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मांग की है कि जिन 6 मंत्रियों को अदालत से राहत मिली है उनके साथ साथ उन सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले जो बगावत के बाद मुंबई के होटल में ठहरे थे। इफ एनी मॉरल राइट्स बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में अगर नैतिकता है तो उन्हें सीडी कांड में मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं उन 6 मंत्रियों की और उन लोगों की जिन्होंने अदालत से राहत ली है। जिन 6 मंत्रियों को अदालत से राहत मिली है वो उन 17 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने जेडीएस और कांग्रेस से बगावत की थी, मुंबई का रुख किया था और कुमारस्वामी की सरकार गिरा दी थी। अब मौका कुमारस्वामी के हाथ लगा है तो आखिर वो चुप कैसे बैठ सकते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार और गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।